हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को शुरू किया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे थे, हमको उनको पढ़ना है। साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, उसका शुरुआती जीवन कैसा था, वो सब मैं आपके साथ पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। आप पिछली क्लास देख लेना, ठीक है। अब क्लास अपनी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार करता है, बाजार व्यवस्था, शासन प्रणाली, उसके बाद सैनिक व्यवस्था को ले लो, आप उसके कर के सिस्टम को ले लो, टैक्स सिस्टम, कितनी सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में की थी। उनमें से साम्राज्य विस्तार, दक्षिण भारत को भी उसने लगभग जीता और राजस्थान गुजरात पर भी उसने आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। ये सब लास्ट क्लास की घटना है, कल की घटना है, ठीक। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे उसके भाई विद्रोह। उसके समय विद्रोह हुआ, विद्रोह को पढ़ेंगे, उसके टैक्स सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी कि जितने टॉपिक्स बचे हैं उनको पढ़कर आज खत्म कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, विद्रोह तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के समय आंतरिक विद्रोह और मंगोलों का विद्रोह दोनों हुए। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां थी ही ऐसी कि विद्रोह हो, इतने निर्मम तरीके अपनाता था वो, चाहे वो खुद के अमीरों के लिए हो, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे वो सैनिकों के लिए हो, चाहे वो शत्रुओं के लिए हो, जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स थे उनके लिए हो। तो विद्रोह तो होने ही थे। वो सबसे पहला विद्रोह गुजरात से जब जीत कर जा रहे थे 1298, गुजरात से जीत कर जा रहे थे, तो नवीन मुसलमान, जो न्यू मुसलमान बने थे मंगोल, जलालुद्दीन खिलजी के समय 4 से 5 हज़ार मंगोल पकड़े गए थे, लेकिन उनने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है, यहीं रह सकते हो। तो पहला विद्रोह 1298 में गुजरात से जब वो युद्ध जीत कर लौट रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि टैक्स कि भाई तुम ज़्यादा क्यों रखोगे, सब बराबरी का ना लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, सुल्तान का तो 75% कर दिया है, उतना ही रहेगा। मंगोलों ने कहा कि नहीं, बराबरी से बांटेंगे जितना भी हमने लूटा है, मना कर दिया। तो मंगोलों ने विद्रोह कर दिया। तो 1298 नवीन मुस्लिम, या फिर हम कहें तो मंगोलों का विद्रोह, ठीक है। 1298 में पहला विद्रोह गुजरात से लौटते समय। मैं पूरी चीज़ तो बोर्ड पे लिख नहीं सकता ना, तो जितनी लिखता हूँ उतना आपको नोट करना है, बाकी आपको कहानी याद रखना है, ठीक। दूसरा विद्रोह देखो, दूसरा विद्रोह इसी का फ़ायदा उठाकर आकत खां, ये भतीजा है अलाउद्दीन का सग्गा, इसने कर दिया। आकत खां ने विद्रोह किया और जहर से भरा हुआ तीर मारा। अलाउद्दीन खिलजी को जहर से भरा हुआ तीर। अलाउद्दीन खिलजी को कुर्सी की ढाल बनाकर जान बचानी पड़ी है। उसने कुर्सी की ढाल बनाई और उससे जान बची है। उसको जहर भरा तीर मारा था। आकत खान ने कहा कि तुमने चाचक मार के सत्ता हथिया ली थी, तो अपन का पीछे हटे, ऐसा बोल के। तो ये दूसरा विद्रोह आकत खान ने किया था, इसको भी निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया, ठीक है। तीसरा विद्रोह किया था मलिक उमर ने, ठीक है। ये सूबेदार था अवध का, इसने विद्रोह कर दिया
और चौथा विद्रोह था हाजी मौला। ये 4 आंतरिक विद्रोह थे दिल्ली। ये 4 विद्रोह थे कौन से? आंतरिक। चारों विद्रोह को निर्ममता पूर्वक दबा दिया गया। कोई भी दया नहीं बरतता था वो अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा व्यक्ति था, अलमास बेग को मरवा दिया, ठीक है, आकत खां को मार दिया खुद ने, चाचा को भी मरवा दिया था, सबको तो मार दिया इसने, अकेला शासन करने की इच्छा थी उसकी, ठीक है। तो ये 4 आंतरिक विद्रोह थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ये सोचता है कि यार ऐसा क्या है कि हमारा शासन खराब है, कि हमारी इज्जत नहीं है जनता के बीच में या हमारे सैनिकों अमीरों के बीच में, ले देख विद्रोह क्यों करते हैं। तो विद्रोह के कारण को समझकर अध्यादेश जारी करता है अलाउद्दीन खिलजी, 4 से 5 अध्यादेश। कहता है कि विद्रोह होता क्यों है, ये सोचा उसने। कहा कि ये समारोह करते हैं, वहाँ पर शराब पीते हैं, विवाह करते हैं, शराब पीते हैं, और इनको फ्री का जो खाना, राशन, पानी, पेंशन और भूमि दी गई है, इनको धर्म के नाम पर जितनी भूमि दी गई है, इन सब का फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो इसने ऐसी प्लानिंग की अलाउद्दीन खिलजी ने और अध्यादेश जारी किए। ठीक है, देखो अध्यादेश। पहला अध्यादेश, ठीक, अध्यादेश नंबर 1। पेन भी गया लगता है मेरा। देखो 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला अध्यादेश, समारोह पर प्रतिबंध, ना तो ये मिलेंगे, दूसरा ना तो ये शराब पिएंगे, तीसरा इनको फ्री की भूमि भी मत दो, ठीक है, भूमि, और चौथा पेंशन। खत्म। और क्या विद्रोह? अब विद्रोह हो ही नहीं सकता। समारोह करेंगे, मिलेंगे, बैठ के प्लानिंग करेंगे, शराब पिएंगे, फ्री की भूमि इनको हमने ही दी है तभी तो बैठ के समारोह कर रहे हैं, और पेंशन, शराब खरीदने का पैसा भी हम ही दे रहे हैं। चारों रोक लगा दी। करके बताओ विद्रोह। ये 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो कितना सरल है, याद रखना एक कहानी की तरह। समारोह करते हैं, शराब पीते हैं, उसमें फ्री की भूमि भी सुल्तान दे रहा है और पेंशन भी दे रहा है, ठीक है। पेंशन में इंद्राक, जकात, जितने भी इनको फ्री के, धर्म के नाम पर हो चाहे राज्य के नाम पर हो, जितनी भी भूमि दी जा रही सब बंद करो। ये हो गया आंतरिक विद्रोह। ऐसे करके अध्यादेश ला के 4 आंतरिक विद्रोहों को समझ के खत्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब देखो इसके समय मंगोल आक्रमण, मंगोल विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 मंगोल विद्रोह हुए, ठीक है। ये पर्ची देखना, अभी थोड़ी देर बाद अपन समझेंगे। मंगोल इतनी खतरनाक जनजाति थी, चंगेज खां इल्तुतमिश के समय 1222 में सिंधु नदी के इस पार आने की सोचता है, लेकिन उसने सोचा कि यार क्या मतलब है इस साइड जाके, पता नहीं कुछ है कि नहीं। कहता जो जीता है उस पर ही ध्यान लगाएं। इतना खतरनाक चंगेज खां अगर आक्रमण कर देता तो क्या होता। और अलाउद्दीन के समय तो देख लो, एक के बाद एक मंगोल आक्रमण, 6 मंगोल आक्रमण हुए हैं, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी जीतता है। 1298, ठीक, दावा खां, ये ट्रांस ओक्सेनिया का शासक था। ट्रांस ओक्सेनिया, दावा खां, इसके नेतृत्व में मंगोलों का भयानक आक्रमण हुआ, इनको भी हरा दिया। दूसरा आक्रमण 1298 सल्दी, सल्दीन कर दिया।
1298 गुजरात विजय के टाइम पर हुआ है, गुजरात विजय के लिए गया है। और देखो, एक तो नवीन मुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया, दूसरा मंगोलों ने विद्रोह कर दिया, ऊपर से उसको चोट लगी है। गुजरात विजय के जो आक्रमण के टाइम पर जो विद्रोह हुआ उसमें उसको चोट लगी थी अलाउद्दीन खिलजी को, लेकिन उसके बाद भी 1298 में सल्दी ने जो मंगोलों का नेतृत्व रखकर आक्रमण किया उसको भी असफल कर दिया। 1299 कुतुगुल खां के नेतृत्व में सल्दी का बदला लेने कुतुगुल खां आया, इसको भी हरा दिया, वो जिंदा पकड़ के सीरे के किले में चुनवा दिया गया। ठीक है। चौथा आक्रमण 1303 चित्तौड़ से लौटते समय हुआ। चित्तौड़ विजय के लिए गया था, वहां से लौटा, पता चल रहा है मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। दिल्ली तक आ गए थे चौथे आक्रमण में, ध्यान रखना, दिल्ली तक आ गए थे। सीरी के किले में अलाउद्दीन ने सीरी का किला बनवाया था, उसमें उसने सुरक्षा का प्रबंध किया और अपनी जान बचाई। और जब निकला ना तलवार लेके तो पूरे मंगोलों को काट डाला और इसको जिंदा पकड़ लिया गया। इसके टाइम पे जो आया था नेतृत्व करने, और उसको दीवारों में चुनवा दिया गया। 1305 अली बेग और तरकात के नेतृत्व में इनको भी पकड़ा, वो जिंदा सीरे के किले में चुनवा दिया गया। 1306 अली बेग और तरकात की मौत का बदला लेने कबक खां आया, इनको भी नहीं छोड़ा। इन सभी से बचने के लिए तो 4,70,000 घुड़सवार अलाउद्दीन खिलजी इतनी बड़ी सेना रखने का फरमान जारी करता है। इतने खतरनाक इसके समय पे आक्रमण हुए हैं मंगोलों के। देखो, अपन पढ़ते हैं ना तो अपने को लगता है कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी तुम्हारे घर पे 4 लोग आक्रमण कर देना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आक्रमण क्या होता है। देख रहे हो उसके टाइम तो मंगोल, लेकिन दिल्ली का पहला सुल्तान क्या कहने हैं, दवा खां, सल्दी, कुतुगुल, अली बेग और तरकात और कबक खां, देख रहे हैं इनने किए थे आक्रमण। ठीक है, तो ये थे भाई अलाउद्दीन के समय आंतरिक और मंगोल विद्रोह। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक व्यवस्था या बाजार मैनेजमेंट। बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए बाजार व्यवस्था। चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे पढ़ें, चाहे मध्यकाल में हम अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे हम मध्यकाल में सामाजिक सिस्टम की बात करें, चाहे हम शासन प्रशासन और बाजार की बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत मज़ा आएगा, देखना, बहुत अच्छे से कहानी को समझेंगे। देखो, बाजार का सिस्टम, ठीक है, बाजार मैनेजमेंट। बाजार व्यवस्था, देखो, अलाउद्दीन जिस समय सुल्तान बना है, 13वीं शताब्दी खत्म होने वाली है, 14वीं शुरू होने वाली है। ठीक है, 13वीं शताब्दी खत्म होने वाली है, 14वीं शुरू होने वाली है। 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने जो मैनेजमेंट किए, पूरी दुनिया अचंभित है कि इतना खतरनाक दिमाग एक सुल्तान ने कैसे चलाया होगा। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था पूरे विश्व में विख्यात थी। इतनी खतरनाक इसने बुद्धि कैसे चलाई, इसने इतना खतरनाक मैनेजमेंट कैसे किया। इसके दरबारी कवि थे इस समय हसन तेलवी, जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो। ठीक है, लेकिन कोई अर्थशास्त्री का नाम नहीं मिलता। अर्थशास्त्री तो अलाउद्दीन खिलजी खुद ही था। बाजार व्यवस्था में क्या किया इसने, देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने
बाजार व्यवस्था में इसने ये किया कि चाहे कपड़ा हो, चाहे सुई हो, चाहे मोजा हो, चाहे जूता हो, चाहे कृषि हो, एक एक चीज के दाम फिक्स कर दिए, रेट फिक्स है। बाजार व्यवस्था का सबसे पहला हिस्सा है रेट फिक्स। सबसे पहला हिस्सा क्या है? रेट फिक्स। इसने रेट फिक्स कर दिए हर चीज के। जियाउद्दीन बर्नी तो ये लिखता है कि सुल्तान ने सुई से लेके कैंची तक, मोजे से लेके रुमाल तक, लड़कियों से लेके गुलाम तक, लड़कों का, कृषि का, गेहूं का, चावल का, सैनिक को कितना वेतन देना है उसका, घोड़े कितने में खरीदे और बेचे जाएंगे उसका, हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। ऐसा दिमाग चलाया कि हर चीज को एकदम फिक्स कर दिया और लाभ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीति फेल हुई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ये सब करना क्यों पड़ रहा है? सबको याद हो जाता है कि सहनाए मंडी, सराय आदिल, ठीक है, दीवान इंसा और दीवान रियासत, ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं हमें। लेकिन कहानी ये रहती है कि भाई एक व्यक्ति ये सब कर क्यों रहा है, उसका क्या लाभ है इसके पीछे, कारण। तो इसके पीछे लाभ है 4,70,000 घुड़सवार सेना प्लस घोड़े और सैनिक। सेना में मतलब जो घोड़े हैं और जो सैनिक हैं उनके लिए ये सब करना पड़ रहा है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक इसके समय हिंदुओं की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि हिंदुओं की जो स्त्रियां हैं उनको मुसलमानों के यहाँ काम करने जाना पड़ेगा। देखो बाजार व्यवस्था में क्या क्या हुआ। इसने बाजार सिस्टम में 3 सिस्टम बनाए, 3 बाजार स्थापित किए अलग अलग। पहला बाजार कृषि, यानी कि आपको गल्ला लेना है, यानी कि आपको गेहूं, चावल ये सब लेना है, इसके लिए एक अलग बाजार। दूसरा देखो कपड़ा। भाई इंडिया में कोई नॉर्मल कपड़े थोड़ी पहने जाते थे, ब्रांडेड। आज अमेरिका जो कपड़े पहनता है वो कुछ भी नहीं है, ऐसे ब्रांडेड, डिज़ाइनिंग और कल्चर्ड कपड़े पहनते थे हम, ठीक है, वाइट कॉलर, ऐसे कपड़े पहनते थे हम। कपड़ा। और तीसरा गुलाम। इसमें लड़का, लड़की, घोड़े और सभी जानवर, ये हैं 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए उसने। एक तो आप गेहूं चावल खरीदना है तो अलग बाजार, कपड़े लेना है तो अलग बाजार। कपड़े चाहे साधारण हो, ब्रांडेड हो, चाहे डिजाइनिंग हो, सारे कपड़े एक मार्केट में बिकेंगे, ठीक है। गुलाम बाजार, यहाँ पर लड़की, लड़का, घोड़े और सभी प्रकार के जानवर बेचे जाते थे। और मध्यकाल में तो भाई दास प्रथा और गुलाम बनाना ये सब आम बात हो गई थी। आदमी को खरीदना, लड़कियों को खरीदना, ये सब बहुत नॉर्मल हो गया था, ठीक है। तो इनके ऊपर एक व्यक्ति को बैठा दिया गया कि इस पूरे सिस्टम को तुम देखना, और उस व्यक्ति का नाम था शहना। यार ये नए पेन क्यों नहीं चलते? शहना। इस व्यक्ति को पूरा काम दिया गया है कि रजिस्टर तुम रखना। सुल्तान तो देखेगा ही सारी चीज़ें, सुल्तान पूरी नज़र रखेगा, लेकिन तुम देखना, ठीक है। सेना को काम दिया गया है कि जितने भी सौदागर हैं उनका आप पंजीकरण करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे और उनका
आप पूरा के पूरा ब्यौरा अपने पास रखोगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने जरा सी भी सूदखोरी, मुनाफाखोरी या दामखोरी की हो। ठीक है, ये उसने फिक्स कर दिया। देखो अभी जैसे टमाटर महंगा हुआ, मैं एक वर्कर हूँ, टमाटर 200 रुपये किलो है, तो टमाटर महंगा है प्लस सब्जियाँ भी महंगी है, तो मैं अपने मालिक से कहूँगा कि मालिक सब्जी महंगी हो गई है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे तनख्वाह ज़्यादा चाहिए। मेरा मालिक कंपनी में जाएगा, कंपनी से कहेगा कि भाई मज़दूरों की मांग बढ़ गई, कि हमें ज़्यादा पैसा दो। कंपनी अपने, मान लीजिए कि कोई कपड़े की कंपनी है, तो कपड़े का दाम बढ़ा देगी। ठीक है, कपड़े खरीदने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं वो लोग अब ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो कपड़े खरीदना कम कर देंगे। क्यों? महंगाई बढ़ गई। तो ऐसे करके महंगाई डेवलपमेंट होता जाता है। तो जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी दाम फिक्स कर रहा है और चीज़ों को बहुत सस्ती कर दे रहा है, चावल को सस्ता कर दिया इसने, गुलामों को सस्ता कर दिया, घोड़ों को सस्ता कर दिया, हर चीज़ के रेट कम कर दिए, और सैनिकों को भी वेतन यानी कि जो सैलरी दी जाती थी उसको भी कम कर दिया। तो भाई इतनी सब चीज़ों को जब ये कम कर रहा है तो नुकसान नहीं होगा कि भाई तुमने गेहूं के दाम कम कर दिए, किसान ने ठीक है 5 रुपये किलो गेहूं बेच दिए, तो किसान को कपड़े भी तो पहनना है। अब कपड़े का रेट है 50 रुपये, लेकिन कपड़े का रेट भी कम कर दिया। उसको भाई पानी लेना है, पानी पर टैक्स है, तो पानी पर भी उसने चीज़ें का मतलब मात्रा बढ़ा दी या टैक्स कम कर दिया। तो ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग चलाया और पूरे जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, सब के रेट कम कर दिए। ऐसे दिमाग चलाया और अपने सैनिकों को वेतन कम देने लगा। और ये पहला सुल्तान है जिसने नकद वेतन दिया सैनिकों को। सैनिकों को नकद वेतन देता था। साधारण घुड़सवार है तो उसको 78 टका देता था, और 234 जो मतलब पूरा हथियार लेकर चल सकता है ऐसे घुड़सवार को 234 टका दिया करता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी का भी जियाउद्दीन बरनी का ये कहना है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारना चाहता था, वो हिंदुओं को निर्धन बना देना चाहता था, क्योंकि हिंदू व्यापारी बहुत सूदखोरी किया करते थे, बहुत मुनाफाखोरी किया करते थे। हम औरंगजेब की बात करते हैं कि उसने बहुत परेशान किया हिंदुओं को, ब्राह्मणों का बहुत कत्लेआम करवाया, लेकिन जितना परेशान अलाउद्दीन खिलजी ने किया है उसके मुकाबले शायद कम होगा औरंगजेब का, क्योंकि भाई उच्च वर्ग के लोग ही हिंदू हुआ करते थे, निम्न वर्ग के लोगों को कहाँ कुछ माना जाता था। तो उच्च वर्ग के लोग ये व्यापार कर सकते हैं, यही लोग जो कहते हैं ना कि टैक्स देना, जैसे कि सूदखोरी यानी कि पैसे देकर उधार और उस पर ऊपर टैक्स लेना, ये लोग भी बड़े जाति के हुआ करते थे, उच्च जाति के लोग हुआ करते थे। ठीक है, साहूकार ये काम भी कौन करते थे? बड़े व्यापारी और बड़े लोग किया करते थे, उच्च जाति के। तो इन लोगों को इतना निर्धन बना दिया कि इनकी पत्नियां ये मजबूर हो गई मुसलमानों के यहाँ काम करने के लिए। ये जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, पान तक नहीं चबा पा रहे, ऐसी हालत कर दी थी। पगड़ी पहन के रोड पे निकलना मुश्किल हो गया था। हिंदू जो उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग के लोग थे उनका, ऐसी हालत कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, हिंदुओं की निर्धन बना दिया था। उसके बिना पूछे आप शादी नहीं कर सकते, उसके बिना पूछे आप समारोह नहीं कर सकते, हिंदुओं की हर चीज़ पर रोक लगा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुल मिला के मंजे सुतवा दिया, करवा दिया पूरा काम तमाम। ठीक है, ऐसे काम किए। तो बाजार
व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई, उसका पहला कारण 4,70,000 सैनिकों को वेतन कैसे दिया जाए, कैसे उनके वेतन में कटौती की जाए। दूसरा, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना। तीसरा, पूरे जो इसके समय जनता थी उसका मैनेजमेंट, कि भाई जनता भी तो खुश हो तब तो सुल्तान सल्तनत में शासन कर पाएगा। तो ये नीतियां थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को लेकर। अब देखो, इसके समय सारी चीज़ों के दाम फिक्स हैं, कृषि के, चाहे कपड़े के, चाहे गुलाम के, चाहे घोड़ों के। लेकिन इससे दिल्ली तक फ़ायदा हुआ है, उसके बाहर फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुल्तान पूरे विश्व का सुल्तान तो है नहीं, पूरे भारत का सुल्तान तो है नहीं। अब इसने सुल्तान ने क्या किया है कि जब सब चीज़ों का दाम फिक्स कर दिया है कि भाई आपातकाल पड़े, इमरजेंसी पड़े, चाहे तुम्हारे घर बिक जाएं, चाहे तुम मर जाओ, लेकिन एक पैसा भी अगर तुमने ऊपर बढ़ाने की कोशिश की, 1 ग्राम भी अगर तुमने कम तोलने की कोशिश की, तो तुम्हारा पूरा परिवार या समूह, एक समूह जिसमें तुम काम करते हो, पूरा परिवार या समूह दोषी माना जाएगा। पूरा परिवार या समूह दोषी माना जाएगा। तुमने 1 ग्राम कम तोला, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही क्वांटिटी में तुम्हारा मांस काट लिया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर के उतने ही मात्रा में अंग काट लिए जाएंगे। ये नियम है अलाउद्दीन खिलजी का। ऐसे बाजार व्यवस्था चला रहा है, ऐसे सिस्टम चला रहा है। और ये किसी का ये नहीं है कि उधार रख रहा है अलाउद्दीन खिलजी। टाइम पर आपको मान लो महीने में देना है तो महीने में आपको सैलरी मिल जाएगी, हफ्ते पे देना है तो हफ्ते पे सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चीटिंग करते हो तो आपका मंजस उतना तय है। अब जैसे हकीम और अमीर, हाकिम और अमीर, अगर ये दोनों जरा सी बेईमानी कर दें, इन लोगों को काम दिया जाता था कि नज़र रखना, मोहर तबिस, बरीद और मुनीस, अगर ये जरा सी भी गलती करें या फिर झूठ बोलें या सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दें, इतना मारते थे, इतना मारते थे कि जब तक कपड़े नहीं फट जाएं, और तुरंत हटाओ दूसरा लेके आओ। ठीक है, ये नीतियां थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी आगे सुनो आप। आगे देखो, आगे इसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब सारे इसने चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए, हर चीज़ का रेट फिक्स है, 1 रुपये आप ऊपर ले नहीं सकते। अब आप विदेश व्यापार करने जाओगे तो आपकी चीज़ यहाँ बिकती है देश में 5 रुपये की, और विदेश में आपका कपड़ा 100 रुपये का बिक रहा है। कहाँ बेचना पसंद करोगे, भारत में ही विदेश में? तो कुछ लोगों ने क्या किया, देखो कि यहाँ भारत में आपका कपड़ा 5 का बिक रहा है, ठीक है, इंडिया में कीमत है 5 रुपये और विदेश में कीमत है 100 रुपये। कहाँ बेचना पसंद करोगे? आप तो जायज़ सी बात है कि भाई भले 50 रुपये देना पड़े लेकिन विदेश में बेच कर आएंगे। तो कुछ लोग इस्लामिक क्या करते थे, क्योंकि इस्लाम को ही विदेश व्यापार करने के अधिकार थे, और हिंदुओं की हालत तो कैसी कर दी मैंने बताया ही है। तो भाई यहाँ से दिल्ली से बहुत सारा माल खरीद कर विदेश व्यापार करने लगे, बहुत धन इकट्ठा कर लिया। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली। अब अलाउद्दीन खिलजी इस बात से परेशान है कि मैंने ही नियम बनाए हैं और अगर मैं ही इनको तोड़ूंगा ये तो फिर गलत है, क्योंकि उसने ये थोड़ी कहा है कि तुम यहाँ से खरीदो और विदेश में मत बेचो।
विदेश व्यापार पे सुल्तान इतना अधिकार थोड़ी ना कर सकता है कि यहाँ से खरीद के तुम वहाँ नहीं बेच सकते। अब दिल्ली तक सीमित है, तो दिल्ली के बाद दक्षिण भारत है, बंगाल है, यहाँ भी तो व्यक्ति खरीद कर सामान बेच सकता है। तो इससे ये नुकसान भी होने लगा बाजार व्यवस्था से। ठीक है, बहुत अच्छे से इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ा रहा हूँ मैं। आगे देखो कि भाई भारत के दिल्ली, गंगा यमुना दो आप, ठीक है, गंगा यमुना दो आप, और बात करें तो यमुना से यानी कि दिल्ली से इलाहाबाद तक, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक, इसको आप मीन्स में लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक यहाँ पर इक्ते नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर जो मालगुजारी है, जो टैक्स है, वो सीधा सुल्तान को दिया जाए। पूरे जितने भी इक्तादार थे सब निर्धन हो गए। टैक्स ही नहीं जाएगा तो क्या होगा? अभी हम सरकार को टैक्स देना बंद कर दें, टैक्स पेयर्स हम ही लोग होते हैं, तो सरकार का क्या होगा? अब इक्तादार क्या करेंगे? पूरे निर्धन हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। अब विद्रोह करो, नहीं कर सकते। तो ऐसे करके अलाउद्दीन ने बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बाजार व्यवस्था दिल्ली तक ही सीमित रही। इससे बाहर लोगों को फायदा नहीं हो पाया। व्यापारी वर्ग इससे असंतुष्ट था। व्यापारी वर्ग का मानना था कि दिल्ली तक, लेकिन खाने पीने की चीज़ें, इनके दाम अगर आप फिक्स करते तो ठीक है, लेकिन आपने तो हर चीज़ का दाम फिक्स कर दिया। घोड़े का दाम फिक्स, आपात स्थिति पड़ रही है इमरजेंसी में तो फिक्स, क्या करे व्यक्ति? तो इससे व्यापारी वर्ग असंतुष्ट था। भारतीय उच्च वर्ग भी इससे असंतुष्ट था, और अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग भी इससे असंतुष्ट रहे। और अलाउद्दीन खिलजी ने कोई भी नरमी नहीं बरती कि भाई थोड़ा सा मैं नर्म हो जाऊं, कहते चलने दो जो चल रहा है, ऐसा किया। इससे दिल्ली को लाभ हुआ, लेकिन आसपास के क्षेत्र को और किसानों को लाभ नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखो। अब कुछ चीज़ें समझो, कुछ फैक्ट हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट समझना है आपको। ये बात जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है कि 1 टका, ठीक है, ये चांदी का सिक्का होता था। 1 टका, 1 टका बराबर होता था 48 जीतल, और ये पीतल का सिक्का होता था। यानी कि एक चांदी का 1 रुपया 48 जीतल यानी पीतल के सिक्के के बराबर होता था। और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया थी। आप 1 टका ले जाओ मार्केट में, 96 केजी गेहूं खरीद सकते हो आप 1 टके में, ठीक है। 144 केजी आप चावल खरीद सकते हो, और 186 केजी आप जौ खरीद सकते हो। ये देखो, कीमत देखो आप 1 रुपए की। ये मत बोलना कि चांदी का था, उस समय तो नॉर्मल बात थी। 1 रुपए की कीमत 96 किलोग्राम। अर्थव्यवस्था कितनी हाई लेवल पे होगी अलाउद्दीन खिलजी के समय। 1 रुपए में 96 किलोग्राम गेहूं, 144 किलोग्राम चावल, और 186 किलोग्राम जौ। किलोग्राम, ग्राम नहीं, किलोग्राम। अर्थव्यवस्था देखो आप इसके समय, ठीक है। घोड़े का रेट देखो, घोड़े का रेट 100 से 200 टके में। अब ये देखो टके में चलने लगा। घोड़े
का रेट तो बहुत महंगा है भैया। 100 से 200 टके में आप एक हाई लेवल का घोड़ा, ठीक है, जिसे कभी कभी दुई अस्पा कहा जाता था, दुई अस्प घोड़ा, ठीक है। जीन प्लस, जीन का मतलब है कि इनको स्वतंत्रता थी कि ये दो घोड़े रख सकते हैं। जीन शब्द का मतलब है स्वतंत्रता से है, ठीक है। तो 100 से 200 टके इसकी कीमत निश्चित की गई, ठीक है। और एक हम खच्चर की बात कर लें, केवल माल ढोने के लिए, तो खच्चर का 78 टका ये रेट फिक्स किया गया, ये घोड़ों का रेट फिक्स कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे विभाग बनवाए गए थे, कुछ विभागों के नाम में लिखता हूँ, उन विभागों को भी हम समझें। ये देखो, ये गढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। इसके समय अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया थी। देखो आगे, सराय आदुल, ये कपड़ा विभाग होता था, ठीक है। कपड़ा विभाग सराय आदुल। नाजिर विभाग, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। नाजिर यानी कि नापतोल, आज भी नाजिर विभाग होते हैं, नापतोल विभाग, ठीक है। और आगे देखो, परवाना नविस, ठीक। दीवाने इंसा, ये होता था पत्राचार विभाग, ठीक। और सेंसर विभाग यानी कि मोहर तबिस, इसे हम गुप्तचर विभाग भी कहते हैं। अधिकारी होते थे इसके बरीद और मुनहिस, ये अधिकारी होते थे, ठीक है। इन सब के ऊपर एक विभाग होता था दीवाने रियासत, ये वाला जो विभाग है ना लास्ट वाला, ये सॉरी दीवाने इंसा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हाईलाइट करेंगे, अभी नॉर्मल है बस ये। दीवाने इंसा, सॉरी दीवाने रियासत, जिसमें सेना ए रियासत यानी कि उच्च अधिकारी बैठा करता था। ये थी भाई अलाउद्दीन खिलजी की बाजार वाली व्यवस्था, मार्केट प्लानिंग। अब देखो थोड़ा सा टैक्स सिस्टम को समझ लो, ठीक है। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो। थोड़ा सा टैक्स को समझ लेते हैं। 6 से 7 प्रकार के टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम लगाए गए थे, ठीक है। थोड़ा सा सैनिक सिस्टम को समझ लेते हैं, सैनिक सिस्टम कैसा रहा था, और हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था वो समझ लेते हैं। देखो, जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और 1000 खंबा महल, ये आप लिख लेना, ठीक है। सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, 1000 खंबा महल और जमैयत खाना मस्जिद, ये 4 चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, ठीक है। अलाई दरवाज़ा को वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, और सीरी का किला इतना सुंदर बनवाया था कि इतना चमकता था वो कि जब उसे देखते थे तो बहुत उस समय उसकी चमक थी, कहते थे कि आंख नहीं ठहर सकती, इतना चमकता था, ठीक है। उस सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा को क्या कहा जाता है, इस्लामिक जो स्ट्रक्चर हैं उनका रत्न कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके समय टैक्स देखो, बंद पेन क्यों आता है यार बार, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स 6 से 7 तरह के टैक्स इसके समय में लगते हैं। देखो टाइम पर
ये 60 टैक्स लगते थे। पहला टैक्स मिल्क, दूसरा है वक्फ, तीसरा लगान, चौथा खिराज, पांचवा जजिया, छठवा है फूंस और सातवां है मकान या चराई कर। देखो मिल्क जो टैक्स है, ये टैक्स उन लोगों पर लगता था जिन्हें धर्म के नाम पर जमीन दी गई, जिन्हें राज्य ने जमीन दी है, फ्री का जितना भी लाभ उठा रहे हैं सब कुछ छीन लो, इतना टैक्स लगाओ, मिल्क टैक्स लगाया, ठीक है। वक्फ, वक्फ वक्फ का मतलब ही आप समझ सकते हैं, जबरदस्ती जमीन पर जो हक जमा कर बैठे हैं उन पर भी टैक्स लगाओ। यानी कि राज्य द्वारा जो जमीन दी गई है, चाहे वो पेंशन के रूप में दी गई है, चाहे तुमने जबरदस्ती ली है, चाहे तुमने कब्जा करा है, उस पर भी टैक्स लगेगा। लगान, ये तो कृषि पर लगने वाला टैक्स है, इसको तो सब पहचानते हैं। खिराज, जितनी भी रियासतें, खिराज एक महत्वपूर्ण टैक्स है, इसको याद रखना। खिराज जितनी भी रियासतें होती थी सुल्तान के अधीन, उन पर लगने वाला टैक्स था, ठीक है, जो अधीन रियासतें होती थी। लगता था, ठीक थे। जजिया, ठीक छे, जजिया, जजिया कर देखो 712 में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ये बात ध्यान रखना, ठीक। और जजिया गैर मुस्लिमों के लिए था। फूम्स, युद्ध में जितना भी धन लूटा जाएगा, युद्ध में जितना भी धन लूटा जाएगा उस पर टैक्स। पहले ये टैक्स 1/4 यानी कि 25% था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 75% यानी कि 3/4 कर दिया। और ये दो नए टैक्स लगाए कि घर बना रहे हो, झोंपड़ा बना रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा, तुम जानवर चरा रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा। ये देखो ऐसे ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे हिंदुओं को चाहे मुस्लिमों को निर्धन बना दिया। सब लोग सुल्तान के अधीन होने के लिए मजबूर हैं, ठीक। ये टैक्स व्यवस्था है, ऐसी टैक्स प्रणाली है भाई, ठीक। अब सैनिक सिस्टम देखो, ये टैक्स ध्यान रखना। सैनिक सिस्टम और देख लो, लास्ट टॉपिक, सैनिक सिस्टम, सैन्य व्यवस्था। पहली बार स्थायी सेना, पहला फैक्ट, पहली बार स्थायी सेना 4,70,000, ये सैनिकों की संख्या है। बर्नी के हिसाब से 3 लाख सैनिक, ये देखो, ठीक है। तीसरा, दाग और हुलिया प्रणाली का प्रारंभ, जितने भी घोड़े हैं सब पे सील लगाओ और जितने भी सैनिक हैं सबका हुलिया लिखो, ताकि वंशानुगत पद नहीं हो पाए। जितने भी अधिकारी होंगे सारे योग्यता के आधार पर हो, फ्री की जितनी भी चीजें सब बंद। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हो, जितना भी फ्री दिया जा रहा है सब बंद करो। ये थी भाई उसकी, ठीक है, सैन्य व्यवस्था। 234 ये देता था वो द्विअस्पा को, ठीक, ये ध्यान रखना। और 78 रुपये ये साधारण व्यक्ति को दिया करता था, साधारण सैनिक, ठीक। नगद वेतन देता था, ये भी याद रखना, छठवां फैक्ट, नकद वेतन, ठीक है, नकद वेतन। घोड़े का रेट मैं बता ही चुका हूँ, इसके टाइम पे घोड़े का कैसा क्या रेट था, ठीक। ये उसका सिस्टम था, सैनिक सिस्टम।
ठीक है, आज की क्लास में अपना अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में उसको मरवा देंगे अपन और उसके उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों बहुत डिटेल में हम कहानी की तरह फिर से हिस्ट्री में एक नए शासक को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पसंद आए तो शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।